मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम जिन भी तथ्यों पर बातें कर रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हमने अभी भूकंप या अर्थक्वेक से रिलेटेड आपके मुद्दे जो थे उस पर बातें करी। आपने देखा होगा अभी तुर्की में और सीरिया में कितने जबरदस्त आपके अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, तो उस बहाने आपको भूकंप पढ़ना ही चाहिए। और हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। जिन भी लोगों ने वो क्लासेस अटेम्प्ट नहीं करी है, कृपया करके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भूकंप की क्लास को देख ले। और मैं आप लोगों से एक और सजेशन देना ये चाहता हूँ कि जब कभी भी भूकंप की चर्चा हुआ करे तो आप ज्वालामुखी वाले टॉपिक को जरूर देखा करें। इसी वाले YouTube चैनल पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपकी वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से रिलेटेड मुद्दों पर भी बातें करी हैं, तो कृपया करके आप ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे इस क्लासेस में आपकी पढ़े हुए हैं उन क्लासेस को आप एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें। वहां हमने ज्वालामुखी को डिटेल से समझा है। जैसे करके ग्रेमी पुरस्कारों पर आपकी बात की गई तो हमने उससे रिलेटेड बात करी है। और देखो, रोज कोई ना कोई मुद्दा ऐसे ही चर्चा में आता रहता है और उन्हीं से रिलेटेड मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन और बातें करते हैं। जैसा कि आज आप सुन रहे होंगे न्यूज वगैरह में, अखबारों वगैरह में आप देख रहे होंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उस संसद में लगातार ये मांग की जा रही है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और मैं सब लोगों से आपकी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके सभी लोग जो भी न्यूज इस समय चल रही होती है उसके बारे में जरूर पता रखा करें, है ना। उसके बारे में जितना ज्यादा आपको लोगों को पता होगा उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने आते रहेंगे। जैसे वर्तमान में अगर आप अखबार देखेंगे तो अखबार में आपकी लगातार प्रिंट हो रहा है कि संसद में हमारा इस समय बजट सत्र चल रहा है ना। भैया, जिन लोगों ने बजट को नहीं पढ़ा, एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि कृपया करके आप बजट वाली क्लासेस को अटेम्प्ट कर लें, आर्थिक सर्वेक्षण वाली क्लास को आप अटेम्प्ट कर लें। और अदानी ग्रुप के मामले में जो हम लोगों ने आपकी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड, आईपीओ या एफपीओ से रिलेटेड जो भी तथ्य समझे उनको एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें। आप लोगों की समझ में आती रहेंगी चीजें कि कैसे आपके तथ्य उठकर आते हैं और कैसे हम उन तथ्यों पर बातें कर लेते हैं। अब जैसे बजट प्रस्तुत हुआ, तो जब बजट प्रस्तुत हुआ उस वाले सत्र में आपकी इस समय जो संसद में कार्यवाही चल रही है उसको बजट सत्र बोला गया। तो इस बजट सत्र में लगातार आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्ष के जो सदस्य दल हैं कि उन सबके द्वारा एक ही मांग की जा रही है। और वो मांग की जा रही है कि जो अदानी ग्रुप है, इस अदानी ग्रुप के संबंध में संसद में एक गठित कमेटी की मांग की जा रही है और जिसका नाम रखा गया आपकी जेपीसी। संसद के जो विपक्ष सदस्य हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप के मामले की जांच करने के लिए सरकार को जो है वो जेपीसी का गठन कर देना चाहिए, जिसका गठन करने के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, कोई भी जवाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। अब क्या होती है जेपीसी या क्या होती है आपकी संसद में समितियां, क्यों समितियां आपकी गठित की जाती हैं, अब इसकी मुद्दे की चर्चा है ना इस समय। क्योंकि संसद में इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट में जो मुद्दा है वो कौन सा है, आपकी कमेटी यानी समितियों वाला है। तो अब हम सब लोगों को कमेटी, संसद में समितियों का जो इतिहास है उसके बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि वास्तविकता में आपकी समितियां जो होती हैं वो कैसे करके आपकी गठित की जाती है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किससे रिलेटेड तथ्यों पर आज हम बात करने वाले। तो वास्तविकता में आज हम बात करने वाले हैं संसद में समितियां। इस बार संसद में समितियां है ना, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा आपकी कमेटी इन पार्लियामेंट, है ना। संसद में समितियां आपकी कमेटी इन पार्लियामेंट, आज इस पर हम बात करने वाले हैं और आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों हम बात करने वाले हैं। और मैं इसी प्रकार आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं समझाने की पर डे कि जिन भी तथ्यों की अखबारों में चर्चा है उन तथ्यों को आप कोशिश करें अपने किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड करने की, और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो कृपया करके आप बस शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते रहें, क्लासेस अटेम्प्ट करते रहें और आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे। और आपको पता ये भी चलता रहेगा कि जिन मुद्दों पर हम बातें करें वो आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने ज्यादा वैल्यूएबल, कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में उनका क्या रोल प्ले होता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो समझने की यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आ रहा है, जिन तथ्यों पर हम बातें करें क्या वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कृपया करके आप कोशिश करें कि जो भी क्लासेस मैं आपको लेकर आता हूं उन क्लासेस को बड़े ध्यान से आप पूरी क्लासेस को अटेम्प्ट करें और देखा करें। तो क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट पर डे आकर करता हूँ कि हमारी जो भी क्लासेस मैं आपको लिए लेकर आता हूँ उसको ज्यादातर ग्रुप में शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करें, और बहुत ज्यादा अगर वैल्यूएबल आपको क्लासेस लग रही है तो कृपया करके आपके लाइक क्लास को जरूर किया करें, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संसद में जितनी भी समितियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा होता है जैसे हमारी संसद है, अब संसद को सभी जानते हैं कि हमारे भारत में अब संसद पढ़े भैया, संसद दो सदनों से मिलकर बना हुआ होता है, एक आपकी लोकसभा है और दूसरा आपका जो सदन होता है वो आपका राज्यसभा है ना। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, इन सबको मिलाकर आपकी संसद बोल दिया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। किसी दिन हम संसद को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं पूरी संसद आप लोगों को पढ़ाकर जाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल हम संसद की समितियां पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम समझ लेते हैं। अब देखो संसद में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे संसद के थ्रू ही आपकी सरकार धन की निकासी करती है ना, जो भी धन उसको खर्च करना होता है उसकी निकासी करती है। संसद के थ्रू ही सरकार जो होती है वो सदस्यों की नियुक्ति करती है। संसद के थ्रू ही सरकार जो होती है वो विभिन्न तरीके के जो मामले होते हैं उन्हें निपटाती है। संसद के थ्रू ही सरकार जो होती है वास्तविकता में जैसे अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए आपकी कुछ ना कुछ आपकी मांग तैयार करती है। संसद के तहत ही सरकार विभिन्न मामलों पर सुझाव लेती है या सुझाव देने का काम करती है। अब इतने सारे काम करती है सरकार, पैसा भी वहीं से निकालती है, नियुक्ति भी वहीं से आपकी की जाती है, बहुत सारी आपकी जो कास्ट होती है, कम्युनिटी होती है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन वो भी वहीं से किया जाता है। तो अब ये जो सरकार जितने भी काम करती है ना, इन काम को अकेला प्राइम मिनिस्टर या अकेला आपकी कोई भी होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या आपकी फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं कर सकता है। तो ऐसा होता है कि संसद में ये जो काम होते हैं ना, ये जो काम किए जाते हैं संसद में, इन कामों की जांच करने के लिए या इन कामों को संपन्न कराने के लिए, देखो ध्यान से समझा करो, शायद आपने कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा, जितनी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को आपकी लेकर आता हूँ और समझाता हूँ, शायद ही कभी आप ऐसा समझो और चीजों को देखो आप, है ना। तो ये जो काम होते हैं इनको वास्तविकता में संपन्न कराने के लिए और इन कामों की अच्छी तरीके से जांच करने के लिए संसद के द्वारा, संसद के द्वारा जो एक सदस्यों का समूह गठित किया जाता है, जो एक सदस्यों का समूह गठित किया जाता है, उस वाले सदस्यों के समूह को क्या बोल दिया जाता है, समिति बोल देते हैं। ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समितियां जो होती हैं वो संसद के कामों को, कार्यवाही को आपके कंप्लीट करने के लिए गठित की जाती हैं और संसद के सदस्यों से ही मिलकर आपके इन समूहों का निर्माण होता है और इन्हीं आपकी सदस्यों के समूह को क्या बोल दिया जाता है, कमेटी बोल दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि संसद जो है आपकी, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा किसी भी काम की जांच करने के लिए जो व्यक्तियों का एक समूह गठित किया गया है, उस वाले समूह को क्या बोला जाता है, समिति बोला जाता है। जिसमें बोलता हूँ कृपया करके आप लिख लिया करें इन चीजों को, आपको फ्यूचर में वो चीजें आपकी मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी चीजों को, है ना। अब इनमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि समितियां कहां पर होती हैं, संसद में होंगी। अब ये जो संसद में आपकी समितियां हैं, जिन समितियों पर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये समितियां संसद में आपकी दो प्रकार की, देखिए ध्यान से समझना, संसद में दो प्रकार की समितियां जो होती हैं संसद में आपकी, वो दो प्रकार की होती हैं। एक समिति जो होती है उन्हें कहते हैं आपकी स्थायी समिति, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, स्थायी समिति। एक समितियां होती हैं संसद में आपकी तदर्थ, तदर्थ समिति आपकी ये वाली तदर्थ समिति, दो प्रकार की है ना। स्थायी समिति को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ये बात। इसे बोल दिया जाता है आपकी भैया एडहॉक कमेटी, ये वाला इंग्लिश, इंग्लिश में भी याद रखा करें चीजों को। देखो अब मैं जल्दी जल्दी आपकी कोशिश करता हूँ कि सारी समितियां समय रहते हो जाए। देखो ऐसा होता है, जो समितियां, है ना, ध्यान से लिखना भाई, जो समितियां संसद में
जो समितियां संसद में प्रति एक वर्ष या निश्चित समय के बाद, प्रति एक वर्ष या निश्चित समय के बाद गठित की जाती हैं और हमेशा बनी रहती हैं उन समितियों को क्या बोला जाता है? आपकी स्थायी समिति कहा जाता है। ये है भाई, समझ गए है ना? उन समितियों को स्थायी समिति कहा जाता है, यानी कि या तो प्रत्येक वर्ष उनका गठन हो रहा है, समय पर होगा, या हमेशा वो संसद में बनी रहेगी। तो ऐसी समितियों को क्या बोला जाता है? स्थायी समिति कह देते हैं। ऐसी समिति संसद में जब किसी भी मामले के संबंध में उसकी जांच करने के लिए समिति गठित हो। समझ रहे हो? कोई भी मामला है आपकी संसद में, उसकी जांच करने के लिए समिति आपकी गठित हो, और जब यह जांच पूरी हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए, तब जब ये जांच आपकी पूरी हो जाए, तब इस समिति को भी समाप्त कर दिया जाए। तब उन वाली समितियों को क्या बोला जाता है? आपकी तदर्थ समिति के नाम से उनको जाना जाता है, एडहॉक कमेटी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वाली समितियां जो होती हैं, वास्तविकता में वो कैसी समितियां होती हैं? अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी। जो समिति संसद में हमेशा बनी रहे वो स्थायी है। जो समिति जब उसके काम पड़े, जब उसका गठन कर दिया जाए, जब उसका काम समाप्त हो जाए, तो समिति भी आपकी समाप्त हो जाएगी, तब उस वाली समिति को क्या बोला जाता है? तदर्थ समिति, या इंग्लिश में एडहॉक कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार संसद में अमूमन कितनी समितियां होती हैं? दो प्रकार की समितियां, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। तदर्थ समिति और स्थायी समिति होती है आपकी, है ना? स्थायी हमेशा बनी रहती है, तदर्थ आपकी एक तरीके से अस्थायी होती है। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो आप पहली बात तो ये लिखें कि जैसे अगर हम वर्तमान समय में हमारी बात करें, तो जैसे स्थायी समितियों में, जैसे एक तो वित्त समितियां, ये स्थायी समितियों का उदाहरण है। ये आपको याद रहे भाई जो मैं लिख रहा हूं। जैसे एक समितियां होती हैं आपकी जांच समितियां, ये स्थायी समितियों का उदाहरण है। जैसे होती है एक विभागीय स्थायी समिति, ये आपकी स्थायी समितियों के उदाहरण है। जैसे एक होती है आपकी हमारी परीक्षा व प्रतिवेदन के संबंध में समिति, ये स्थायी समितियों के उदाहरण है। ये सारी स्थायी है। जैसे एक समिति होती है आपकी जेपीसी, ये अस्थायी समिति का उदाहरण है। ये तो अस्थायी में तो उनके नाम उनके अनुसार ही रखे जाएंगे ना, जैसे आपकी काम पड़ेगा तो उनके अनुसार उनके नाम सेटल किए जाते हैं। तो जैसे जेपीसी आपकी हमारी जैसे होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपके है ना संयुक्त संसदीय समिति, ये स्थायी है। बाकी जो मैंने ये चारों के चारों आपके नाम लिखे हैं, आपके सारी स्थायी समितियों के उदाहरण याद रहे। वित्त समितियां, जांच समिति, विभागीय स्थायी समितियां, परीक्षा एवं प्रतिवेदन के लिए आपकी संबंध में जो समितियां होती हैं, ये समितियां सारी की सारी कैसे होती हैं आपकी भाई? वो सारी स्थायी समितियां और ये आपके अस्थायी। तो संसद में कितनी प्रकार की समितियां होती हैं आपकी? दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी समितियां होती है। ठीक है भैया, है ना? अब देखो इनको एक एक करके हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। आप सारे लोग आपकी अब लिखना स्टार्ट करें, और आपको देखो पता ही चल गया होगा कि वास्तविकता में ऐसी कोई भी संसद के समूह, आपकी ऐसे कोई भी सदस्यों का एक समूह जो संसद के द्वारा गठित किया जाता है, किसी भी सदन के द्वारा गठित किया जाता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उस वाले आपके समूह को क्या बोला जाता है? संसद की समितियां कह देते हैं। और संसद की समितियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं आपकी? वो दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। जो हमेशा रहे वो स्थायी, और जो आपकी केवल काम चला हुआ आपके मामले में होती है वो अस्थायी समितियां होती हैं आपकी, है ना? अब आप लिखें, सबसे पहले हम लोग आपकी स्थायी समितियों में पढ़ेंगे, और स्थायी समितियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी भाई वित्त मामलों की समितियां, आपकी हमारी वित्त समितियां, है ना? अब आप जल्दी लिखें,
संसद में जो स्थायी समितियों के अंतर्गत आपकी वित्त समितियां होती हैं, वित्त समितियों में आपकी 3 समिति है, ये बात है ना। वित्त समिति में आपकी कितनी समिति होती है? 3 समिति होती है। नंबर 1 सबसे पहले होती है आपकी लोक लेखा समिति, ये वाली है ना, लोक लेखा समिति। इंग्लिश में बोला जाता है इसको आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये कमेटी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है पीएसी। तो पीएसी आपकी किस समिति का उदाहरण है भैया? आपकी स्थायी समितियों में वित्त समिति का। वित्त समिति कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1। नंबर 2 होता है आपकी प्राक्कलन समिति, ये है ना, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी एस्टीमेट कमेटी। भैया इंग्लिश में भी याद रखें, एस्टीमेट कमेटी आपकी, है ना। नंबर 3 होता है सार्वजनिक उपक्रमों समिति। सार्वजनिक उपक्रमों समिति को आपकी इंग्लिश में बोला जाता है कि हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसे कह दिया जाता है आपकी हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये वाला COPU आपकी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी समिति, और स्थायी समितियों में कितनी समितियों के ऊपर बात करेंगे हम? 3 समितियों के, वित्त समितियां। वित्त समितियों में क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्त समितियों में शामिल है, तो वित्त समितियों में केवल 3 शामिल होती है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, और सार्वजनिक उपक्रमों समिति, पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग आपकी कमेटी होती है, एक एस्टीमेट कमेटी होती है, और एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना। अब मैं इनके बारे में, सबके बारे में आपको अलग अलग समझा के जाता हूँ कि कौन सी समिति कैसे काम करती है। आगे समझ में स्थायी समितियों में आपकी वित्त समितियां जो है आपकी, है ना। अब हम सबसे पहले आप हेडिंग डालें आपकी, एक एक करके इन्हें डिटेल में हम लोग आपकी पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालें आपकी लोक लेखा समिति, ये वाला इंग्लिश में हमने नाम लिख ही लिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी, यानी कि बोला जाएगा पीएसी आपकी। देखो ये एक समिति है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता रहूंगा। इस समिति का जो गठन था हमारे भारत में पहली बार जो इस समिति का गठन हुआ था वो किया गया था 1921 ईस्वी में, 1921 में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। अब आप लिखना स्टार्ट करें भाई, अधिनियम 1919 के तहत इस कमेटी का गठन 1921 में हुआ। इस समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है आपकी 22। इन 22 सदस्यों में से इनमें से 15 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, है ना, और 7 सदस्य लिए जाते हैं इसमें से राज्यसभा से। ये तो आपको जरूर ही याद रखना, 22 सदस्य होते हैं ना। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अमूमन विपक्ष का कोई भी सदस्य होता है, विपक्ष का सदस्य ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये जो परंपरा स्टार्ट की गई थी, आप ये लिख रहे 1967 1967 में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है आपकी? वो विपक्ष का कोई भी एक सदस्य होता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी के जो अध्यक्ष हैं आपकी, वो अधीर रंजन चौधरी, आपको नाम पता होगा इनका, है ना, अधीर रंजन चौधरी, ये वर्तमान में। और आपको पता होगा मैंने ऊपर लिखा है ना विपक्ष का, ये इस समय आपकी कांग्रेस के सांसद है। अगर हम बात करें तो ये इस समय कांग्रेस के सदस्य हैं, तो विपक्ष के, यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का ही सदस्य होगा। ऐसा कब स्थापित किया गया था? 1967 1967 ईस्वी में। और वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी। कितने सदस्य होते हैं? 15। 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें, आप लिखें भाई, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, ये वाला अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है आपकी, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये आप जरूर याद रखें भाई, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्पीकर वर्तमान में आपको बताइए होगा ओम बिड़ला जी, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना आपकी लोक लेखा समिति, ये अपना जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन आएगा भाई लिखा हुआ, ये अपनी जो रिपोर्ट है ना वो भी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती
यानी अपना जो प्रतिवेदन है वो भी किसे सौंपेगी, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का सदस्य होगा। कब ये प्रक्रिया स्थापित की गई थी, 1967 में। पहली बार इस समिति का गठन 1921 में हुआ। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 सदस्य लिए जाते हैं, विपक्ष का ही सदस्य होगा। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में है। लोकसभा का अध्यक्ष इसके आपकी नियुक्ति करता है और लोकसभा के अध्यक्ष को ही अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ये किस समिति, स्थायी, और स्थायी में भी किन मामलों की समिति, वित्त मामलों की ये समिति है आपकी। अब मैं आप लोगों को इसमें ये बता देता हूं आप लोगों के, ये सारी जानकारी आप लोग आपकी लिख लें एक बार जरा ध्यान से, है ना। अब अगर हम बात करते हैं ना, तो आपकी हमारी लोक लेखा समिति का आपका कार्य होता क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो इसका जो कार्य है ना, इसका जो कार्य होता है आपकी, जितना भी धन निकास किया गया है ना, जितने भी धन की निकासी की गई है सरकार के खर्चे की, जो सरकार का व्यय होता है उसके लिए जितने भी आपकी धन की निकासी की गई है, इस धन की निकासी की निगरानी करना। निगरानी कि वो, जैसे सरकार ने मान लेते 1,000 करोड़ रुपए आपकी हमारी संसद से निकाले, क्योंकि संसद से पैसे निकालने का मतलब समिति, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संसद में 3 तरीके की निधियां होती है, एक संचित निधि, लोकलेखा निधि, और एक आपकी एक संचित निधि होती है, लोकलेखा निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। तो संसद ने किस आपकी निकासी करी है, पैसा किस आपकी हमारी निधि से निकाला और किस लिए निकाला, उसकी निगरानी करने का काम जो है वो कौन सा आपकी हमारी कमेटी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है आपकी। पहली बात यह है, मैं आप लोगों को बता दूं आपकी कि इसकी निगरानी करेगा। और दूसरी आपकी जरूर आपको पता हो, याद रखना आपकी कैग। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। इस पद को कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी तो लिखें भाई कैग को, है ना। कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में पूरा नाम होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये जो आपकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ना, इसकी रिपोर्ट की जांच करने का, रिपोर्ट की जांच करने का जो काम है वो भी आपकी कौन करता है, वो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है आपकी हमारी लोक लेखा समिति ही। यानी कि जो कैग अपनी रिपोर्ट देता है 1 वर्ष की, उस रिपोर्ट की संसद में जांच जो है वो कौन सी समिति करती है, वो भी पीएससी करता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कैग का आपकी हमारी जो वास्तविकता का नियंत्रण है वो लोक लेखा समिति करती है। एक और ध्यान से आप लिख लेना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो सदस्य है वो कभी भी कोई भी आपके मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। याद रखना कि कोई भी मंत्री नहीं हो सकता इसका सदस्य। लोकसभा के सदस्य इसके 15 होंगे, राज्यसभा से इसके आपके 7 सदस्य, लेकिन मंत्री कभी भी इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा आपके। ठीक है भैया, है ना। जांच करने का काम इसका ये होता है। लोक लेखा समिति यानी सरकार की जो आपके पैसा निकाला वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है उसकी टोटल जांच करेगा। और ये जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसके आपकी ये बनता है आपकी, है ना। ठीक है, याद रखना लोक लेखा समिति जो होती है ना आपकी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके जो सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल है आपकी, है ना। चाहे तो सदस्यों की बात करें और चाहे अध्यक्ष की बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है आपका वो 1 वर्ष होता है। ये बहुत जरूरी बात है आपकी, यानी कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रति 1 वर्ष जो होता है आपके, वो लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है प्रति 1 वर्ष। इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है, अभी तो आप फिलहाल केवल लिखें, सदस्यों की जो नियुक्ति है ना वो इसकी की जाती है, यानी कि सदस्य जो इसमें रखे जाते हैं वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, ये आप लिख लें भाई, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर इसके सदस्यों की आपकी नियुक्ति की जाती है। सदस्य मैंने आपको बताई दी है। एकल संगठनीय प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रपति में आप लोगों को इन्हीं क्लासेस में पढ़ाऊंगा, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, तब मैं आपको वहां समझा के जाऊंगा कि वास्तविकता में ये तरीका क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल लिखें कि इसके सदस्य इस आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल, यानी प्रति 1 वर्ष इसका गठन होता है। सदस्यों की आपकी जो नियुक्ति है वो इस प्रणाली के आधार पर, अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्ष के सदस्य के द्वारा आपकी हमारी किसी भी विपक्ष के सदस्य को बनाया जाएगा और लोकसभा का स्पीकर करता है 1 वर्ष। मंत्री कभी भी इसका सदस्य नहीं हो सकता और काम ये होता है। समझ गए भाई आपकी हमारी, है ना। लोक लेखा समिति जो वित्त मामलों की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। अब अगर हम बात करेंगे आपकी दूसरी समिति में, तो वित्त मामलों की जो मैंने दूसरी समिति अभी आपके सामने लिखी थी वो कौन सी थी आपकी, वो प्राक्कलन समिति थी आपकी, प्राक्कलन समिति, है ना। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में क्या बोला गया था भैया, एस्टीमेट कमेटी।
एस्टीमेट कमेटी, इंग्लिश में जरूर याद रखें इसको, है ना। प्राक्कलन समिति का गठन हमारे भारत में, अगर हम भारत में पहली बार करें तो इस समिति का गठन हमारे भारत में पहली बार 1950 में हुआ, 1950 में हुआ। प्राक्कलन समिति में अगर हम बात करें आपकी सदस्यों की, तो इसमें सदस्य आपकी 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य सारे के सारे आपकी लोकसभा से लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी समिति लोकसभा से संबंधित है, कौन सी समिति केवल लोकसभा से संबंधित है, आपकी केवल लोकसभा से। तो कौन सी समिति केवल लोकसभा से रिलेटेड हुआ भैया, तब आंसर क्या आएगा आपकी, हमारी एस्टीमेट कमेटी आएगा, है ना। सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी समिति आपकी, है ना, आधार पर संसद की सबसे बड़ी समिति, संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है ना, संसद की सदस्यों की संख्या के आधार पर संसद की सबसे बड़ी समिति, वो भी आपकी कौन सी होती है भैया, वो भी एस्टीमेट कमेटी होती है आपकी, ये भैया, है ना। ये भी क्योंकि सबसे ज्यादा और केवल लोकसभा से, यानी कि इसके सदस्य केवल और केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के सदस्य जो होते हैं ना, उनका भी कार्यकाल जो होता है वो भी 1 वर्ष ही होता है, कि 1 वर्ष आपकी, ये भी, यानी कि इस समिति का गठन भी कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर इस समिति का गठन जो होता है वो किया जाता है ना। इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, वो भी एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो की जाती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब हम कभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा कि प्रक्रिया होती क्या है ना। इस समिति में बात करें आपकी, तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो अमूमन सत्ताधारी पार्टी का ही एक व्यक्ति होता है। सत्ताधारी पार्टी को इंग्लिश में रूलिंग पार्टी बोला जाता है आपकी, है ना, आपको पता ही होगा। सत्ताधार पार्टी का कोई भी एक वरिष्ठ सदस्य होता है आपके। अगर इसके हम वर्तमान में बात करें तो आप लिख लेना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आपकी, वो है आपकी गिरीश बापट, ये है ना, गिरीश बापट जो है ये वर्तमान में इसके सदस्य हैं आपकी, है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। और याद रखना आपकी, हमारी भैया आपकी आ गया ना समझ में, अध्यक्ष जो होगा वो सत्ताधारी पार्टी का ही होगा, गिरीश बापट है। 1 वर्ष का कार्यकाल सदस्यों का होता है, 30 सदस्य सबसे बड़ी समिति होती है, और 30 के 30 सदस्य कहां से लिए जाते हैं, लोकसभा से। पहली बार गठन 1950 में हुआ था आपकी। ये स्थायी समिति में वित्त समितियों की दूसरी समिति है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी, तो ये भी याद रखना आपकी कि ये जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है ना आपकी, वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है आपकी, है ना। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, इसके द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है ना। और ये जो अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी आपके लोकसभा के अध्यक्ष को ही सौंपती है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ओम बिरला जी, इस समय उनको ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपती है आपकी, है ना। अब अगर इसके हम कार्य के बारे में बात करेंगे, तो देखो इस समिति का जो कार्य होता है ना, वो होता है आपके सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, सरकारी जो आपकी व्यय होता है ना, उसमें कैसे कमी लाई जाए, कैसे कमी लाई जाए। इसका मेन कार्य जो होता है आपकी, वो कौन सा होता है, सरकारी खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनमें कैसे कमी लाई जाए, इस बात पे काम करने का कार्य कौन सी समिति का होता है, ये प्राक्कलन समिति का होता है आपकी। इसके अतिरिक्त आपकी सरकार का जो प्रशासन होता है ना, सरकार का जो प्रशासन होता है, प्रशासन की कार्य जो आपकी हमारी कुशलता होती है, उसको कैसे सुधार, कार्य कुशलता में कैसे सुधार लाया जाए, इस काम को करने का कार्य भी आपकी कौन सी समिति करती है, प्राक्कलन समिति। और इसी रीजन से ना, अब देखो इसका भी संबंध खर्चों से है, लोक लेखा समिति का संबंध भी खर्चों से है। इसीलिए जो आपकी लोक लेखा समिति होता है ना, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस वे में पढ़ा है, लोक लेखा समिति और ये जो आपकी प्राक्कलन समिति है ना, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये वाली ध्यान है ना, जुड़वा बहन, इंग्लिश में ट्विन सिस्टर बोल दिया जाएगा, ये वाला ट्विन सिस्टर। तो कौन सी दो समितियां जिन्हें आपस में आपकी ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, क्योंकि दोनों का काम खर्चों में कैसे कमी लाए और खर्चे सरकार कैसे कर रही है, उन कामों की जांच करने का काम इन समितियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है भैया ना। पता चल गया आपकी इसके बारे में भी।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो संसद की जो आपकी तीसरी समिति होती है, और उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संसद की जो तीसरी आपकी वित्त मामलों की समिति होती है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति है आपकी, है ना, जिसके बारे में अभी मैं पीछे बता के आ रहा था आप लोगों को। सार्वजनिक उपक्रम समिति आपकी इंग्लिश में मैंने अभी बताया था आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पहली बात तो यह है इस समिति का गठन जो हमारे भारत में पहली बार है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली बार इसका गठन जो है वो 1964 1964 में हुआ था। कि सबसे बाद में वित्त मामलों की समिति यही बनी है। इस समिति में अगर हम सदस्यों के बारे में बात करेंगे तो इस समिति में भी सदस्य आपके कितने होते हैं, 22 होते हैं। इनमें से आपकी 15 सदस्य जो लिए जाते हैं आपके वो लोकसभा से लिए जाते हैं, और 7 सदस्य जो लिए जाते हैं आपके वो कहां से लिए जाते हैं, वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं इनका भी कार्यकाल जो होता है आपकी वो 1 वर्ष ही होता है आपकी, ठीक है ना, 1 वर्ष। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक उपक्रम मामलों की समिति होता है उसका गठन भी कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर इसका गठन किया जाता है। इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, वो भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो भी आपकी हमारी कैसे की जाती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, है ना। जो एकल संक्रमणीय प्रणाली होता है इसके आधार पर इसके सदस्यों की जो होती है वो नियुक्ति की जाती है आपकी, ठीक है ना। अब इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, आपकी सार्वजनिक उपक्रम मामलों का समिति का अध्यक्ष जो होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है आपकी, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब वर्तमान में अगर इसके हम अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान में इस समिति के जो अध्यक्ष है वो मीनाक्षी लेखी है ना, मीनाक्षी लेखी। ये वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये बीजेपी से सांसद है, यानी सत्ताधारी पार्टी की है ये भी आपकी, है ना। इसके अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये जो आपकी समिति रिपोर्ट है अपनी रिपोर्ट भी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसे अपनी रिपोर्ट ये देती है, आपकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है आपकी, है ना। अगर इसके मामले में अगर हम बात करेंगे आपकी तो इसका मतलब ये हुआ, ये आप लिखा करें भाई सारी आपकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपकी, है ना, इनको आप नोट्स बनाए तभी आपके याद रहेंगे, वरना आपको याद नहीं रहेंगे। और जो हम चर्चा कर रहे हैं आपको पता ही होगा क्यों इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए बन जाते हैं। इसके अगर हम कार्य की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा होगा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट आपकी हमारी ये वाली, है ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आजकल इसकी चर्चा हो रही है आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है आपकी पीएसयू। देखो सार्वजनिक उपक्रम का मतलब ये होता है कि जैसे सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, है ना, जितने भी उपक्रम सरकार के हैं। अब उपक्रम का मतलब होता है जितने भी आपकी सेक्टर का मतलब होता है उद्योग। जैसे सरकार का उपक्रम एक एलआईसी है, ये भी सरकार का उपक्रम है। जैसे सरकार का उपक्रम आपकी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे सरकार का उपक्रम अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी तो जैसे आपकी शेयर बाजार ही है, ये सरकार का उपक्रम ही है आपकी, है ना। तो जितने भी सरकार के उपक्रम होते हैं, यानी कि 2 क्षेत्र होते हैं भारत में, सभी जानते हो ना, एक तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट होते हैं यानी सार्वजनिक जितने भी उद्योग है ऐसे करके मान लो, उन उद्योगों के उपक्रमों का जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन को मैं अभी बता रहा था इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको आपकी रिपोर्ट होता है। इस प्रतिवेदन या रिपोर्ट की जांच करने का जो काम है वो कौन सी समिति के द्वारा किया जाता है, वो आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम मामलों की समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये कितनी समितियां हुई, ये 3 समितियां, और तीनों की तीनों स्थायी है। और तीनों की तीनों स्थायी में कौन सी समितियां होती हैं भैया, ये वित्त मामलों की समिति है। एक का 1921 में गठन हुआ, एक का 1950 में गठन हुआ और एक का 1964 ईस्वी में गठन हुआ है। पूरी डिटेल में आपको पता चल गया है ना। अब देखो अगर हम बात करें आपकी तो संसद में कुछ अन्य समितियां भी होती हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे संसद में कुछ अन्य समितियां हैं उनके बारे में आप लिखें, ये वाली, है ना। जैसे एक संसद में आपकी अनुसूचित अनुसूचित जाति समिति होती है ना। अनुसूचित जाति समिति को इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट कमेटी बोल सकते हैं। अनुसूचित जाति समिति में टोटल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्यों में से आपकी 20 लोकसभा से लिए जाते हैं, और इसमें से भैया आपकी 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं, है ना। और काम आपको पता चल रहा होगा अनुसूचित जातियों के संबंध में जो भी कुछ कार्यवाही करने का काम होता है संसद में वो इस समिति के द्वारा किया जाता है। ऐसी एक समिति होती है आपकी
अनुसूचित जनजाति समिति। अनुसूचित जनजाति समिति एक समिति ये होती है, इस समिति को इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी कह सकते हैं। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में से आपकी 20 लोकसभा से लिए जाते हैं आपकी, और बाकी के 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति का काम होता है अनुसूचित जातियों के संबंध में आपकी कार्यवाही करने का काम इस समिति के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एक समिति होती है संसद ग्रंथालय समिति, ये वाली है ना ग्रंथालय समिति। एक समिति ये और होती है। इस समिति में अगर हम बात करें तो टोटल सदस्य जो होते हैं ना वो आपके 9 होते हैं। इसमें से 6 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं, लोकसभा से, और 3 सदस्य जो होते हैं इसमें से राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो एक समिति ये भी होती है संसद ग्रंथालय समिति, 9 सदस्य, 6 लोकसभा से और 3 आपके कहां से लिए जाते हैं, राज्यसभा से, है ना। ऐसे ही करके आपकी संसद में जो होती है आपकी कुछ और समितियां हैं जो मैं आपको नाम गिना रहा हूँ। जैसे एक होती है आपकी हमारी लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति आती है ना, लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति आती है, कार्य मंत्रणा समिति एक ये समिति और होती है। इस समिति में टोटल मिलाकर जो सदस्य होते हैं आपकी वो 15 सदस्य इसमें होते हैं, है ना। ये केवल लोकसभा की होगी, तो लोकसभा के इसमें होंगे, और इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। ऐसे करके एक समिति आपकी लोकसभा में जो होती है आपकी, वो लोकसभा में एक समिति नियम समिति होती है, नियम समिति, और इस समिति में भी टोटल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऐसे करके भैया राज्यसभा में जो होती है आपकी, राज्यसभा में एक नियम समिति होती है, इसमें टोटल मिलाकर 16 सदस्य होते हैं, और इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा का सभापति अगर आप देखेंगे तो वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि इस समय जैसे जगदीश धनखड़ जी हैं वो होंगे आपकी। तो एक राज्यसभा में नियम समिति है, 16 है, इसमें आपकी 15 है, उसमें 15 है, उसमें 9 है, उसमें आपकी 30 है, उसमें भी 30 है आपके, बाकी की सदस्य मैं बता चुका हूँ आपकी, ये टोटल होती है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ फील किया होगा तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपकी संसद की समितियों के संबंध में पूछ लिया जाता है, और वो ये होता है कि संसद में अधिकांश जितनी भी समितियां होती, अधिकांश इसका मतलब सारी नहीं, लगभग लगभग सारी कह सकते हैं ना, अधिकांश जितनी भी समितियां होती हैं उन समितियों में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, है ना। तब आंसर देना है आपको 2:1। आपने देखा ना, जैसे लोक लेखा समिति में आपकी हमारी, अगर मैं बात कर रहा था अभी, लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, 15 आपकी लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो लगभग 2:1 का अनुपात। ऐसी करके सार्वजनिक उपक्रम मामलों की समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो इसमें भी 2:1 का अनुपात है। ऐसी करके भैया अनुसूचित जाति समिति में आपकी 20 होते हैं आपकी लोकसभा से, और 10 होते हैं क्योंकि 30 सदस्य होते हैं। ऐसी अनुसूचित जनजाति समिति में है। ऐसी करके आपकी ग्रंथालय समिति में आपकी 6 और आपकी हमारी यहाँ पर 3 होते हैं, है ना। तो ज्यादातर याद रखना, आपकी जितनी भी संसद में समितियां होती हैं उनमें सब में आपकी हमारी लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात जो सदस्यों का होता है, नहीं कर 2 के अनुपात में लोकसभा से लिए जा रहे हैं तो 1 के अनुपात में राज्यसभा से सदस्य आपके लिए जाते हैं, ठीक है भैया। अब इन वाली समितियों में अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी समितियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं भैया आपकी, ये स्थायी समितियां होती हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था कि ऐसी समिति जिसका गठन जरूरत पड़े तो कर लिया जाए, और जिसकी जरूरत खत्म हो जाए तो समिति खत्म हो जाती है, तो उस वाली समिति को क्या बोला जाता है, आपकी अस्थायी कह देते हैं। अस्थायी समिति में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी समिति होती है, आपकी जेपीसी। इंग्लिश में मैं इसका पूरा नाम शुरू में बता चुका हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। इस समिति में आपके जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी लिए जाएंगे, इस समिति में सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से भी लिए जाएंगे, इस समिति में सदस्य आपके विपक्ष के भी होते हैं, इस समिति में सदस्य आपकी सरकार के भी होते हैं, इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी सदस्य के रूप में आपकी नियुक्त किया जा सकता है। इस समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है वो निर्धारित नहीं होती है, वो जब आपकी निर्धारित की जाती है जब समिति का गठन होगा, तो इस समिति को अस्थायी समिति बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये समितियों की पूरी डिटेल है, मेरी गारंटी इससे अलग कुछ नहीं आएगा,
है ना, क्योंकि समितियों की इस समय चर्चा थी, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो इसी रीजन से हम लोगों ने आपकी इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करी, पूरी डिटेल में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से आप देखा करें, पूरी वीडियो आप देखें, जितने भी आपकी हो सकता है आप लोगों तक इसे पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करें। आने वाले समय में लगातार आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, और जो भी टॉपिक आपकी जीएस से रिलेटेड, किसी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हम उस पर बात करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है, उसी मुद्दे को हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उसको हम सोल्व करें। तो आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।